अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको फर्दर जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिए, कोई स्टेप कोई भी प्रोसेस आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, सो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में आज हम एक न्यू क्लास पढ़ेंगे, दैट इज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जैसा कि इसका अगर आप इसके नेम को देखें अमाइनोग्लाइकोसाइड, इसके स्ट्रक्चर का आपको अंदाजा होता है कि यहाँ पे एक सेंट्रल हेक्सोस न्यूक्लियस होता है। वो सेंट्रल हेक्सोस न्यूक्लियस से दो अमाइनो शुगर जो है वो लिंक होते हैं बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, दो अमाइनो शुगर्स हेक्सोस रिंग से सेंट्रल हेक्सोस न्यूक्लियस से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए से जो है वो लिंक होते हैं, ज्वाइन होते हैं। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, राइट। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जितने भी सीरियस इन्फेक्शंस होते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। सीरियस इन्फेक्शन जो कि एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई की वजह से हो रहे हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम इसे यूज करते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में कौन कौन से ड्रग इंक्लूड हैं? एमिकेसिन है, जेंटामाइसिन है, नियोमाइसिन है, स्टेप्टोमाइसिन है, टोब्रामाइसिन है, राइट। आप ये देख रहे होंगे कुछ ड्रग में MICIN माइसिन आ रहा है, कुछ में MYCIN आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो MICIN है वो माइक्रोमोनोस्पोरो स्पीशीज के डेरिवेटिव्स हैं और जो MYCIN है वो स्टेप्टोमाइस स्पीशीज के डेरिवेटिव्स हैं, राइट। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। देन अगर मैं यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करती हूँ तो एक बात याद रखिएगा कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव है और जो वो ग्राम नेगेटिव जो सीरियस इन्फेक्शन करते हैं उनके अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव है, तो ग्राम नेगेटिव में जो है वो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और उनमें पोरिन एक चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो कि वाटर जितने वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं यानी कि वाटर फिल चैनल्स होते हैं और जितनी वाटर सॉल्युबल ड्रग है उससे पास हो जाए। तो या तो ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स पोरिन के जरिए से एंटर होते हैं सेल में, या फिर ये एक ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक सिस्टम होता है, उसके थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, राइट। फिर क्या करते हैं ये अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो बाइंड करती हैं 30S राइबोसोमल सब यूनिट से। जब इनसे बाइंड कर लेगी तो ये फिर इसके स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करेंगी, राइट। और फिर क्या होगा कि यहाँ पे मिस रीडिंग होगी ऑफ द जेनेटिक कोड ऑफ मैसेंजर RNA। मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंस्ट्रक्शन प्रोटीन सिंथेसिस के इंस्ट्रक्शन है वो DNA से मैसेंजर RNA के पास आते हैं। ठीक है, इनके पास कोडोन होता है और जो ट्रांसफर RNA उनके पास एंटीकोडोन होता है। ये कोडोन एंटीकोडोन का लिंक होता है, राइट। तो यहाँ पे 30S से बाइंड करने के बाद होगा क्या एट द एंड कि यहाँ पे जितने भी जो भी जेनेटिक कोड होगा मैसेंजर RNA पे उसकी मिस रीडिंग होगी, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा वो इनहिबिट हो जाएगा और ये जो है वो बैक्टीरिया सेल को किल कर देंगी। क्यों बोला मैंने? क्योंकि जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी रहते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, राइट। और ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट भी होती हैं। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट से मुराद ये है कि अगर हम इसकी कंसंट्रेशन इसकी डोज जैसे इंक्रीज करते जाएंगे इसका इफेक्ट जो है वो कम टाइम में प्रोड्यूस होता जाएगा। सही है, ज्यादा कंसंट्रेशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कम टाइम में जो है वो किल हो जाएंगे, राइट। तो इट इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। और फिर ये बात है कि ये एग्जिबिट करती हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट ये है जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे एक मैं आपको बताती हूँ कि ये एक ग्राफ है। यहाँ पे जो है वो ये MIC है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। ड्रग को जब ड्रग मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन तक पहुंच जाता है तो वो अपना इफेक्ट जो है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, राइट। तो अगर पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट क्या होता है कि अगर ड्रग की कंसंट्रेशन मिनिमम इनहिबिटरी इफेक्ट के नीचे भी हो यानी उससे कम भी हो, ठीक है, तब भी जो है ये बैक्टीरियल सेपरेशन को कंटिन्यू रखेगा, राइट। दैट इज पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। मैं अब यहाँ पे बात करती हूँ एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई को भी जो है वो के अगेंस्ट इफेक्टिव है, बट ग्राम नेगेटिव मोर। एरोबिक ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जिसमें आपके पास पी ऑर्गेनोसा, क्लैप्सीडिया निमोनिया, एंटीरोबैक्टर स्पीशीज आते हैं। वो ये तीनों स्पीशीज वो हैं जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, बहुत सारे ड्रग के रेजिस्टेंट है, उनके अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं, राइट।
और आपको पता है कि ऑरिगेनोसा जो है, पी ऑरिगेनोसा, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। तो जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो कि पी ऑरिगेनोसा की वजह से है, उसको ट्रीट करने के लिए हम टोब्रामाइसिन अलोन भी दे सकते हैं, या फिर टोब्रामाइसिन कॉम्बिनेशन विद द एंटी सुडोमिनाल बीटा लैक्टम के साथ दी जा सकती हैं, राइट। देन ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं जिसमें ब्रूसिलस स्पीशीज हैं, ठीक है, उनको भी हम जेंटामाइसिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन के साथ दे सकते हैं, राइट। देन यर्सीनिया पेस्टिस स्ट्रेप्टोमाइसिन उसे ट्रीट कर देगी, ठीक है। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्यों बोला कि अमाइनोग्लाइकोसाइड जब भी हम बीटा लैक्टम के साथ देते हैं तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट यानी डबल इसका इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। बीटा लैक्टम जो है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड के इफेक्ट को सिनर्जिस्टिक करती हैं। इनका एक अगर बीटा लैक्टम के साथ आप देंगे तो ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस वजह से हम जो है वो आप देख रहे होंगे कि हमने अमाइनोग्लाइकोसाइड को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ कंबाइन करके कॉम्बिनेशन में किसी भी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया हुआ है। परिक्लिनिक उन्होंने बताया कि जैसे एंटीरोकोकस फिकैलिस है या फिर एफेसियम है, तो इन दोनों के लिए जो है इनके ट्रीटमेंट के लिए जो कि हम अमाइनोग्लाइकोसाइड और बीटा लैक्टम को एक साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, क्योंकि ये फिकैलिस एंटीकोकस जो स्पीशीज हैं ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करती हैं, राइट। देन ग्राम अगर पॉजिटिव कॉक्साई की बात करती हूँ तो इसमें एंटीरोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टी आती हैं, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट भी जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड इफेक्टिव है। तो हम क्या करते हैं कि एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन का कॉम्बिनेशन जो है वो देते हैं, जो कि काफी इफेक्टिव होता है, राइट। सो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करते हैं। एज यू नो दैट के 3 यहाँ पे मैकेनिज्म डिस्कस किए हुए हैं कि इफ्लक्स पम्प, हमें पता है कि अगर बैक्टीरिया में इफ्लक्स पम्प होगा तो वो सेल्स को की पेनिट्रेशन नहीं होने देंगे, या फिर डिक्रीज अपटेक, ठीक है, यानी कि अपटेक ही नहीं हो रही है, इस वजह से भी रेजिस्टेंस कॉज हो रही है, या फिर मॉडिफिकेशन और इनएक्टिवेशन, कोई भी ड्रग मॉडिफाई हो रहा है या फिर इनएक्टिवेट हो रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो है उसे मॉडिफाई करें, इनएक्टिवेट करें, इसकी वजह से यानी बैक्टीरिया जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है वो ड्रग को इनएक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कॉज हो रही है। लेकिन एमिकेसिन एक स्ट्रॉन्ग ड्रग है, ठीक है, वो एंजाइम से लेस वनरेबल है, ठीक है, यानी कि वो एंजाइम जो है वो इस ड्रग पे इतना इफेक्टिव नहीं है, इसका असर इतना नहीं होता, तो एमिकेसिन एक स्ट्रॉन्ग ड्रग है, राइट। देन इफ आई टॉक अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स, तो फार्माकोकाइनेटिक में याद देखिए एब्जॉर्प्शन, जो हाईली पोलर और पॉली कैट आयनिक स्ट्रक्चर्स हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के, तो उनमें जो है वो एडिक्वेट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती अगर हम इसे ओरली देंगे तो, ठीक है ना। ओरली देने से अच्छी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, इस वजह से जितनी भी आप कोई भी देख लें अमाइनोग्लाइकोसाइड की ड्रग वो सब पेरेंटली दी जाती हैं, ठीक है, आईवी या आईएम, ठीक है, एक्सेप्ट द नियोमाइसिन। सिर्फ नियोमाइसिन वाहिद ऐसी ड्रग है जो कि ओरल या टॉपिकली यूज की जाती है, टॉपिकली फॉर द स्किन इन्फेक्शन, और ओरली जो है वो हम कोई भी कोलोरेक्टल सर्जरी से पहले जीआई को डीकंटेमिनेट करने के लिए देते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो चाहे ये सीएसएफ में जो है वो इनएडिक्वेट इसकी कंसंट्रेशन होती है, चाहे इनफ्लेम मेनिंजेस हो या ना हो, अगर हो भी तब भी जो है वो सीएसएफ में जो है वो पेनिट्रेट नहीं करती, ठीक है। अगर कोई सीएसएफ इन्फेक्शन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हमें अमाइनोग्लाइकोसाइड देना है तो हम इसे लोकली देंगे इंटरथीकल के जरिए से या फिर जो है इंट्रावेंट्रिकुलर के जरिए से। देन ये आप बात याद रखिएगा कि अमाइनोग्लाइकोसाइड क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर, प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है और कोई भी जो फीटल है उसके प्लाज्मा में या फिर एमनियोटिक फ्लूइड में एक्यूमुलेट हो जाती है, तो इट इज वेरी डेंजरस, राइट। एलिमिनेशन यह है कि 90% जितनी भी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो यूरिन में अनचेंज सिक्रीट आउट होती हैं, बट एक्सेप्ट नियोमाइसिन अनचेंज होती है बट फीसिस में होती है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट इसका क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट के ओटोटॉक्सिटी और नेफ्रोटॉक्सिटी, लेकिन ओटोटॉक्सिटी और नेफ्रोटॉक्सिटी, ओटोटॉक्सिटी जो है वो ड्रग टू ड्रग वेरी करती है, बट ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। एलर्जिक रिएक्शन भी होता है, जैसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक कॉमन रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन है, जो तब होता है जब आप टॉपिकली जो है वो नियोमाइसिन को यूज करते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस की, तो ये तब होता है अगर आप शॉर्ट टाइम में जो है वो हाई डोज इन्फ्यूज करते हैं पेशेंट में, या फिर कोई पेशेंट जो है वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर भी ले रहा है साथ साथ, तो उन पेशेंट में जो है वो न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस देखने में आता है, ठीक है। तो जो मैस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट होते हैं वो रिस्क के होते हैं, क्योंकि वैसे ही उनकी जो मसल्स वीक हैं और उसके बाद जो है अगर वो ये ड्रग ले रहे हैं तो फिर जो है वो रिस्की पेशेंट है वो, ठीक है। तो
आप अगर किसी में न्यूरोमस्कुलर जो है पैरालिसिस जो कॉज हो रही है उसको रिवर्स करने के लिए जो है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट या न्यूस्टिग्मीन दी जा सकती है, ठीक है, एडमिनिस्टर की जा सकती है ताकि जो है वो ये ब्लॉक को रिवर्स कर दे, राइट। ओरोटॉक्सिटी मैंने आपको बताया कि वेस्टिब्यूलर ऑडिटरी दोनों होती है, ठीक है। होता क्या है कि जो इनर एयर होती है, इनर एयर में जो पेरिलिम्फ है और एंडोलिम्फ है वहां पे ड्रग एक्यूमुलेट कर जाती है, जिसकी वजह से ओरोटॉक्सिटी देखने में आ रही है। और नेफ्रोटॉक्सिटी क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर सेल्स होते हैं वो अमाइनोग्लाइकोसाइड की रिटेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेफ्रोटॉक्सिटी देखने में आ रही है। और नेफ्रोटॉक्सिटी की एक बात और है कि जो पेशेंट जो रीनल कॉम्प्रोमाइज हैं या फिर रीनल इम्पेयर पेशेंट है तो उनमें डोज एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके लिए जो है वो उनमें जो है वो ये ड्रग एक्यूमुलेट कर सकती है। इट्स ऑल अबाउट अमाइनोग्लाइकोसाइड।